तो पता जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ठीक हो गया। तो विल बी डिस्कसिंग, मतलब आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे डिफरेंट थ्योरिस्ट की थ्योरीज आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक ना चीज़ आपको क्लियर रखनी चाहिए कि थ्योरीज जो है ना, जितनी भी थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स की या सोशल साइंसेज की, इन थ्योरीज में ना कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं। इन थ्योरीज में देयर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग। ठीक है। तो हम आउटराइट ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरी सही है या ये थ्योरी एब्सोल्यूट हमें रिजल्ट दे रही है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि ये थ्योरी गलत है। ठीक है। तो अगेन द थिंग इज के थ्योरीज जो हैं वो एक स्पेसिफिक फिनोमेने को पार्शियली या कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रही होती हैं, और दूसरे फिनोमेने को वही थ्योरी उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रही होती। इसकी वही एग्जांपल ना मैं देता हूँ कि मोटिवेशन की जिस तरह से 5 7 8 10 थ्योरीज है, और वो थ्योरीज क्या कर रही हैं, वो थ्योरीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को उस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड ये थ्योरीज हैं जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को उस तरह से एक्सप्लेन जो है वो करती हैं। ठीक है। अच्छा, तो जनरली स्पीकिंग हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक एस्पेक्ट है दैट इज द फ्री ट्रेड कॉन्सेप्शन। ठीक है। मतलब जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं या मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं, एवरीबडी सेज कि जो आपकी फ्री ट्रेड है दैट इज द बेस्ट। मतलब फ्री ट्रेड के जैसी कोई चीज नहीं है, और फ्री ट्रेड पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल उस तरह से होती है। हमने इस केस को ना बड़े डिटेल से उस तरह से डिस्कस किया है कि अगर फ्री ट्रेड होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। अब सिंपली सपोज हम यहाँ पे ना शुगर की वो दोबारा से अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो शुगर का क्या है कि अगर फ्री ट्रेड हो तो क्या होगा, पाकिस्तान में शुगर बाहर से इंपोर्ट हो जाएगी जो कि हमें सस्ती मिलेगी। तो अल्टीमेटली किसको फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान किसको होगा, इसका नुकसान ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है वो कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स को, इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, वहां पे जॉब्स उस तरह से लूज कर जाएंगी। ठीक है। और वहां पे अगेन वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को क्या हो रहा होगा, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को उस तरह से इससे फायदा होगा। तो सिंपली दे आर्ग्यू कि फ्री ट्रेड से फायदा होता है। फ्री ट्रेड से फायदा किसको होता है, कंज्यूमर को भी फायदा होता है। फ्री ट्रेड से फायदा, अब सपोज अगर एक इंडस्ट्री या एक सेगमेंट की जॉब जो है वो में जॉब्स खत्म भी हो गई हैं, तो किसी दूसरे सेगमेंट, दूसरी इंडस्ट्री में जॉब क्या हो रही होती है, क्रिएट भी हो रही होती है। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो केस ऑफ फ्री ट्रेड है, इट इज वेरी क्लियर एज फार एज इकोनॉमिस्ट आर कंसर्न। दे आर्ग्यू इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, एंड एवरीबडी सेज कि फ्री ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमें फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल्स को देख के ही ये मामला जो है हमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इट इज नाउ एस्टेब्लिश्ड कि फ्री ट्रेड एक अच्छी चीज है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ट्रेडिशनल थ्योरीज हमारे पास कुछ हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी में जो सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट या जो फरसुदा थ्योरी है, उसको हम ना मर्केंटलिज्म बोलते हैं। अब मर्केंटलिज्म जो है, इट इज अगेंस्ट द फ्री ट्रेड। ठीक है। अब इट इज द ओनली थ्योरी जो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है। ये थ्योरी ये कहती है कि आपने एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना है और इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना है। तो मर्केंटलिज्म इज द ओनली थ्योरी जो कि आपको कहेगी कि आप जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए सब्सिडीज दो, और इंपोर्ट्स पे जो है वो टैरिफ या कोटाज वगैरह उस तरह से आए जो है वो कर दो। लेकिन ये मर्केंटलिज्म जो थ्योरी है, इट हैज बीन लाइक इट हैज बीन अबॉलिश्ड, या ये थ्योरी जो है ये इसको एज सच उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। लेकिन देर आर सम आर्ग्यूमेंट, सम पीपल से कि मुख्तलिफ नेशंस जो हैं वो अभी तक ये मर्केंटलिज्म को इस्तेमाल जो है वो कर रही हैं। स्पेसिफिकली लाइक चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना जो है, चाइना इज इंकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। ठीक हो गया। तो अगेन द थिंग इज कि किसी न किसी फॉर्म में ये जो कंसेप्शन है ये अभी भी थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। लेकिन एज ऑफ इकोनॉमिस्ट या थ्योरेटिकल साइड पे अगर हम देखें तो जो मर्केंटलिज्म है इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, और इसके फ़वाइद जो हैं वो सिर्फ एक कंट्री के लिए हैं। ठीक है। पूरी दुनिया के लिए इसके फ़वाइद जो है वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे जो पहली थ्योरी है जो कि फ्री ट्रेड को जहाँ से पज़ीराई मिली या फ्री ट्रेड को जिन्होंने सपोर्ट किया, दैट इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है। और ये थ्योरी प्रपोज की थी एडम स्मिथ ने। इस थ्योरी के मुताबिक डिफरेंट नेशंस जो हैं उनको कोई एक चीज प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो होता है।
मतलब हमारी जैसी वो चीज कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब सपोज हम कहते हैं कि पाकिस्तान हैज एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग फुटबॉल्स, ठीक है, या हम कहते हैं कि पाकिस्तान हैज एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट, गंदम पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस ज्यादा कर सकता है। पाकिस्तान में अगर हम सेम यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएं तो हम ना सपोज 2 किलो गंदम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इंडिया में अगर हम सेम मेहनत या सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करें तो हम 1 यूनिट या 1 केजी जो है वो गंदम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम ये यहाँ पे प्रिज्यूम करेंगे अगर इंडिया सपोज है हमारे पास, तो इंडिया हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग राइस, ठीक है। तो अगेन हम सेम मेहनत करके जो है वो 1 किलो चावल उगाते हैं, और इंडिया वाले सेम मेहनत करके 2 किलो चावल उगा लेते हैं। तो इसका मतलब है देयर आर टू नेशन, ठीक है। एक नेशन का एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, और दूसरी जो हमारे पास नेशन है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोड्यूसिंग राइस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करना चाहिए एडम स्मिथ के मुताबिक, पाकिस्तान को वीट प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और इंडिया जो है उसको जो है वो चावल प्रोड्यूस करने चाहिए क्योंकि इंडिया का चावल प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली बात है कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली बोथ ऑफ द नेशंस वुड बी बेटर ऑफ, क्योंकि वो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी, लाइक पाकिस्तान को चावल की जरूरत है वो इंडिया से ले लेगा, इंडिया को गंदम की जरूरत है तो पाकिस्तान से ले लेगा। तो जब टोटल क्वांटिटी ज्यादा होगी तो दोनों कंट्रीज के पास कंज्यूम करने के लिए ज्यादा चावल और गंदम होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है कि बोथ ऑफ द नेशंस, ठीक है, बोथ ऑफ द नेशंस, ये थ्योरी तब वर्क करती है जब एक नेशन के पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, दूसरी नेशन के पास दूसरा एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि एक कंट्री, सपोज कोई कंट्री है लाइक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। India has absolute advantage in like producing wheat and also in producing the rice, ठीक है। तो डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि even if India has the absolute advantage in both of the things, तो इंडिया क्या होगा, इंडिया किसी एक चीज में ज्यादा अच्छा होगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को फिर ये करना चाहिए कि वो जिस चीज में ज्यादा अच्छा है इंडिया उस चीज पे फोकस करे, और जिस चीज में वो थोड़ा अच्छा है, ठीक है, उस चीज पे वो कम फोकस करे, और वो चीज पाकिस्तान उगाए, चाहे वो इंडिया से अगेन कम कैपेसिटी रखता है उस चीज को जो है वो प्रोड्यूस करने की। तो उससे होगा ये अल्टीमेटली, मतलब डेविड रिकार्डो ने ये प्रूव किया कि अल्टीमेटली अगर ये काम होगा कि इंडिया जिस चीज में रिलेटिवली बेटर है, इंडिया उस चीज को प्रोड्यूस करे, और पाकिस्तान को वो चीज प्रोड्यूस करने दे जिसमें इंडिया रिलेटिवली बेटर नहीं है लेकिन पाकिस्तान उससे भी इंफीरियर है, तो दोनों कंट्रीज जो है वो प्रॉस्पर करेंगे थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो दूसरी थ्योरी जो है दैट इज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें उस चीज पे फोकस करना है जिसमें हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो अच्छा है, ठीक है। इसके बाद अगेन ये कंपैरेटिव एडवांटेज की सबसीक्वेंट जो है ये एक्सटेंशन है, हेक्सर एंड ओलिन थ्योरी है। ये दो रिसर्चर हैं, ठीक है। इन्होंने इंडाउमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात की कि हर कंट्री के पास कुछ इंडाउमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, तो जिस कंट्री के पास जो रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ठीक है, अबंडेंट क्वालिटी में क्वांटिटी में है, उस कंट्री को वही चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो है वो लैंड काफी ज्यादा सारी है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को खेती बाड़ी करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के पास लैंड नहीं है, फर्टाइल लैंड नहीं है, उनके पास ऑयल है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऑयल को प्रोड्यूस उस तरह से जो है वो करना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हमारी 3 ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, और ये सारी की सारी थ्योरीज वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की थ्योरीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थ्योरीज जो हैं दीज आर गुड एक्सप्लेनेशंस, लेकिन ये जो मॉडर्न हमारे पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है ना, उनको बहुत ज्यादा उनमें बहुत ज्यादा उस तरह से फिट इन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरीज जो हैं ये क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करती हैं कि अगर आपका लाइक क्लाइमेट अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपके पास आपका किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई एडवांटेज है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो चीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से लेबर प्रोडक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है सपोज, ठीक है, तो आप उस चीज पे फोकस उस तरह से जो है वो
कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इनोवेशन, इंटेलेक्ट एज सच, इन चीजों का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अगेन इसके बाद फिर मॉडर्न थ्योरीज इवॉल्व हुई हमारी। मॉडर्न थ्योरीज में जो हमारे पास तीन मेन थ्योरीज हैं, दीज आर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये कहती है कि कंट्री जो है वो स्टार्ट में वो इनोवेट करता है। सपोज ये थ्योरी स्पेसिफिकली आपकी जो है वो अमेरिका पे बेस करती है कि अमेरिका इज एन इनोवेशन फार्म। तो अमेरिका सबसे पहले क्या करता है, वो इनोवेट करता है एक प्रोडक्ट को। जैसे ही वो प्रोडक्ट इनोवेट होती है तो अमेरिका उसको अमेरिका में ही बिकती है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे प्रोडक्ट अमेरिका में बिकती है वैसे वैसे उसकी डिमांड ना दूसरे एडवांस्ड कंट्रीज में भी थोड़ी सी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका स्टार्ट कर देता है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना। अमेरिका जैसे ही उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है यूरोप में या दूसरे एडवांस कंट्रीज में, वहां उसकी डिमांड बढ़ती है। जब उसकी वहां डिमांड बढ़ती है तो डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स भी फिर वो चीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और कंपटीशन आ जाता है। तो जैसे ही कंपटीशन आता है तो क्या करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको कॉस्ट कट करनी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली द थिंग इज कि चीजों का कॉस्ट पे मुकाबला जो है वो हो रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि अमेरिकन अपनी प्रोडक्शन जो है वो लो कॉस्ट कंट्रीज में शिफ्ट कर देती है। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली अमेरिका ने एक प्रोडक्ट बनाई, स्टार्ट में उन्हें अमेरिका ने वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी की। फिर जैसे जैसे उनकी एक्सपोर्ट कम होती चलेगी, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहाँ पे शिफ्ट कर दी, लो कॉस्ट कंट्रीज में। और फिर अल्टीमेटली अमेरिका ने वही चीज लो कॉस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। मतलब इनके मुताबिक जो रेमंड वर्नन है उसके मुताबिक एवरी प्रोडक्ट हैज ए लाइफ साइकिल। और इस लाइफ साइकिल में ये होता है कि सबसे पहले वो इनोवेट होती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो वो जो हाई कॉस्ट कंट्रीज हैं या हाई कॉस्ट सेगमेंट है वहां पे बिकनी शुरू होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब वहां पे ये चीज मेच्योर हो जाती है तो अमेरिका फिर क्या करता है, अमेरिका दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी पेमेंट कैपेसिटी ज्यादा होती है वहां पे उन चीजों को बेचना शुरू करता है। जैसे ही वहां पे डिमांड क्रिएट होती है वहां का प्रोड्यूसर भी मार्केट में आता है, कंपटीशन बढ़ता है तो आपको फिर कॉस्ट कम करनी पड़ती है। जब आपको कॉस्ट कम करनी पड़ती है तो आपको लो कॉस्ट कंट्रीज में जो है प्रोडक्शन शिफ्ट करनी पड़ती है और आपकी प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है। अब ये सारे का सारा ना आप देखें जितनी भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी सारी की सारी है ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बेस उस तरह से कर रही है। आप आईफोन को देखें, आईफोन अमेरिका में डेवलप हुआ, अल्टीमेटली आजकल जो है वो चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है। और अल्टीमेट आपके पास एक प्रोडक्ट ना स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट आ जाती है। तो चाइना से अगेन प्रोड्यूस हो रहा है अगर आईफोन, तो आईफोन इज नाउ ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा उसमें इनोवेशन जो है वो नहीं हो रही। तो ये आपके रेमंड वर्नन की थ्योरी है। इसी तरह से न्यू ट्रेड थ्योरी पाल क्रूगमैन की है। इस थ्योरी पे पाल क्रूगमैन को जो है वो 2003 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इसके मुताबिक आप क्या करते हो, आप यू ट्राई फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप स्टार्ट में कोशिश ये करते हो कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट जो है उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो और उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर लो, ठीक है। जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर लोगे तो दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं वो मार्केट में ऐसा उस तरह से एंटर जो है वो नहीं हो सकेंगे। इसकी लाइक मेन एग्जांपल आपकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की है। लाइक देयर आर ओनली टू कंपनीज, एक बोइंग है और दूसरी एयरबस है, ठीक है। अच्छा, अब बोइंग और एयरबस ने स्टार्ट में क्या किया था, इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्ड कर लिया था, ठीक है। अब उस टाइम से के बाद से मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर देखा जाए तो इनका कोई भी कंपेटिटर उस तरह से मार्केट में नहीं है। तो यहाँ पे भी अगेन वही चीज है कि अगर एक कंट्री जो है वो इनोवेट कर लेता है इन द स्टार्ट और इनोवेट करके वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर लेता है, तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या करती हैं, दूसरे कंट्रीज को या दूसरी कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि वो फिर अगेन द थिंग इज कि वो उस सेगमेंट में उस मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। लास्ट आपकी माइकल पोर्टर की थ्योरी है, नेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी किया। अराउंड 100 कंट्रीज और 100 कंपनीज को उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। और उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सेगमेंट्स में अच्छे क्यों हैं, ठीक है।
लाइक अभी भी आप देखो तो जापानीज जो हैं दे आर गुड एट कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसी तरह से चाइना के लोग आजकल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इनकी थ्योरी इस कंपेटिटिव एडवांटेज को उस तरह से जो है वो डिस्कस करती है कि हाउ डिफरेंट कंट्रीज आर एबल टू बिल्ड दैट कंपेटिटिव एडवांटेज। तो ये माइकल पोर्टर का एक डायमंड है, मतलब ये 4 फैक्टर्स पे उस तरह से बेस करती है थ्योरी। उस डायमंड में वो 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो 4 फैक्टर्स जो हैं वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ब्रदर। अच्छा, अब अल्टीमेटली द थिंग इज कि अगर हम इस चीज को कमेंट करना चाहें कि कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी गलत है, तो कोई भी थ्योरी सही नहीं है और कोई भी थ्योरी गलत नहीं है। ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं ये एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उस तरह से क्लैरिफाई करती हैं और हमें आइडिया देती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में मामलात किस तरह से चलते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंटल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जो मर्केंटलिज्म है, ठीक है, ये कहता है कि गवर्नमेंट का रोल एक्टिव होना चाहिए, आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और आपने जो है वो अल्टीमेटली इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आप सब्सिडीज देंगे एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट्स पे आप जो है वो बैन लगाएंगे, किसी तरह से टैरिफ लगाएंगे, कोटा लगाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल थ्योरीज कहती हैं कि गवर्नमेंट का रोल कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस सिंपली स्पीकिंग ऑटोमेटिकली आपके जो रिसोर्सेज आपके अच्छे हैं, आपका जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है, आपको वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। आपका जिसमें कंपैरेटिव या एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, आपने वो चीज प्रोड्यूस नहीं करनी। मॉडर्न थ्योरीज ये कहती है कि गवर्नमेंट को इनोवेशन को बिल्ड करने में कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ता है। इस तरह से लाइक ये न्यू ट्रेड थ्योरी है या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, ये सारी की सारी इनोवेशंस पे बेस करती हैं। तो इनोवेशन कहाँ से आती है? गवर्नमेंट अगर इनोवेशन को फंड नहीं करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट इनोवेशन के लिए सब्सिडीज नहीं देगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इनोवेशंस होगी ही नहीं, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मॉडर्न थ्योरीज हैं ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का रोल उस तरह से जो है वो प्रोडिक्ट करती हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का रोल इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। गवर्नमेंट का रोल जो है वो इनोवेशंस को बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने अल्टीमेटली इनोवेशंस बढ़ानी है, ठीक है। उसके लिए आपको सब्सिडीज देनी है लोकल इंडस्ट्री को, और अगर आप इनोवेशंस को बढ़ा के किसी तरह से अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर जाते हैं किसी एक सेगमेंट में, तो अल्टीमेटली वो सेगमेंट फिर उस तरह से जो है वो चलता है, ठीक है क्या पुत्र? तो ये आज का जो हमारा गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडी पुत्र आवाज नहीं आई, सर बताओ। गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडीज देकर ही प्रमोट करती है इनोवेशन को, या और? सर मैं पुत्र ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट सिर्फ इनोवेशन को प्रमोट करती है सब्सिडीज देके, या और भी वेज होते हैं? पुत्र और भी वेज हो सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि लाइक जिस तरह से चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने ना अपनी जो टेक्निकल एबिलिटीज है उनको बढ़ाया है, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट द सब्सिडीज, ठीक है, इट्स क्या आप ना करते क्या हो, किस तरह से उस चीज को जो है वो लेके चलते हो। और चाइना गवर्नमेंट ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया, ठीक है। अच्छा, अब अगेन अगर आपने इनोवेशन करनी है, यू नीड टू हैव ए बेटर ह्यूमन रिसोर्स। तो बेटर ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा? वो मैं एज ए कंपनी तो मैं नहीं बिल्ड करूंगा ना, प्रोड्यूस करूंगा, वो गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी लाएगी, एजुकेशन पॉलिसी लाएगी जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सब्सिडीज, इट कैन बी पॉलिसी, इट कैन बी फोकस, इट कैन बी अदर फैसिलिटेशन मीन्स, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन गवर्नमेंट का रोल इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है। जिस तरह से जो मर्केंटलिज्म है उसमें गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना है, और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है। मॉडर्न थ्योरीज में गवर्नमेंट का रोल इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का रोल फैसिलिटेटर का रोल है कि वो लोकल कंपनीज को फैसिलिटेट करे ताकि वो इनोवेट कर सकें, ताकि वो एक्सपोर्ट्स कर सकें, ठीक हो गया। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का रोल है। उस तरह से नहीं है कि बस ठीक है, आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है वो जमीन अच्छी है, तो बस ठीक है, जमीन अच्छी है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कंपनी है उसमें प्रोडक्शन शुरू कर दें और वो कुछ भी इनोवेट ना करें, जिस तरह से ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो करती है, ठीक हो गया पुत्र? सर ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर मशीनरी है
और वो बाहर से मंगवा के अच्छी तरह से प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब करके कर सकते प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स कम कर दे। अगर आप एक पता हो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो मैं टैक्स नहीं लूंगी या कम लूंगा। पता देखो जनरली जो है ना जो ये फ्री ट्रेड है ना कॉन्टेक्स्ट, इसमें टैरिफ तो है ही, मतलब फ्री ट्रेड कॉन्टेक्स्ट में टैरिफ नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले डिस्कस किया कि आपका जो मर्केंटलिज्म है इसमें सिर्फ टैरिफ और कोटाज हैं। आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं, मतलब इसके अलावा लाइक आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है, ये हेक्सचर ओहलिन थ्योरी है। ये थ्योरीज जो है ये फ्री ट्रेड पे बेस करते हैं। फ्री ट्रेड ये कहती है कि देयर शुड बी नो टैक्सेस, ठीक है। इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है। अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आपको पैटर्न बताती है कि इस तरह सर से मेरा ना थोड़ा सा हम्म, हाँ पुत्र। सर मेरा ना थोड़ा नेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं सुन नहीं पाई। ये क्या फ्री ट्रेड बिल्कुल इसके अंदर टैक्स होता ही नहीं है? फ्री ट्रेड में प्रेफरेबली देयर शुड बी नो टैक्सेस, नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब थ्योरीज ये कहती हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ओके। जो कि एज सच प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में एज सच नहीं है, या बहुत कम उस तरह से ऑब्जर्व जो है वो होती है, ठीक हो गया। तो आज हम थ्योरेटिकल साइड देख रहे हैं उसकी, क्या नहीं जी। तो मतलब सबसे पहले हमारे पास ना मर्केंटलिज्म है। मर्केंटलिज्म जो है इट इज द ओल्डेस्ट थ्योरी, ठीक है, और ये मिड 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में इवॉल्व हुई, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड में इवॉल्व हुई उस जमाने में जो मेन हमारे पास वेल्थ थी, मतलब किसी भी नेशन को अगर हम देखना चाहें कि वो नेशन अच्छी है, पावरफुल है, वेल्दी है, तो उसके गोल्ड और सिल्वर के ना होते थे जखायर। अभी उसी तरह से जिस तरह से आपने पुरानी अगर स्टोरीज पढ़ी हो ना, तो वो होता था कि बादशाह के पास ना सोना होता था, ठीक है, या बादशाह के पास ना खजाना होता था। और कोई बादशाह जो है वो इतना, मतलब वो बादशाह ज्यादा पावरफुल होता था, या वो कंट्री ज्यादा पावरफुल होता था जिसके पास ज्यादा खजाना होता था, या जिसके पास ज्यादा गोल्ड होता था, ठीक है। अच्छा, तो अब गोल्ड और सिल्वर जो है इट वाज लाइक इट वाज ए साइन ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। जिसके पास ज्यादा गोल्ड और सिल्वर है वो उतना ज्यादा वेल्दी है, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर के थ्रू ही इंटरनेशनल ट्रेड होती थी। मतलब अगर आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीजें बेचनी है, उससे चीजें लेनी है, तो आपने गोल्ड पे करना है या गोल्ड रिसीव करना है। तो इसका मतलब ये था कि अगर आपका आपका कंट्री ट्रेड सरप्लस में चल रहा है, तो आपकी जो वेल्थ अकोमोलेशन है वो हो रही है। तो अगर आपका ट्रेड सरप्लस है, आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किए हैं और इम्पोर्ट्स कम किए हैं, तो आपके गोल्ड के जखायर ये जो है, या बादशाह सलामत का जो खजाना है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट्स को हमेशा से इंपोर्ट से ज्यादा रखना है, ठीक है। मतलब इट वाज द मेन कॉन्सेप्शन कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ा। सर अगर गोल्ड हाँ पुत्र। और सर अगर गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज्यादा होगा तो करेंसी फुली बैक्ड बाय रिजर्व, मतलब उसके पीछे फुली रिजर्व रखा जा सकता है जिससे अच्छा पुत्र देखो, करेंसी की वैल्यू जो है वो डिमिनिश नहीं करती। हम ना 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ये फिएट करेंसी नहीं होती थी। उस टाइम पे वो कॉइन होते थे, सिक्के चलते थे, कॉइन होते थे, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में गोल्ड के या सिल्वर के ही होते थे, ठीक है। मतलब अशरफियाँ, सिक्के, गोल्ड चलता था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये जो फिएट करेंसी है ये सच नहीं थी। इवन वर्ल्ड वार 1 तक जो है वो आपकी जो करेंसी होती थी दैट वाज बेस्ड ऑन द गोल्ड। मतलब फिएट करेंसी के पीछे भी उतना ही गोल्ड जो है वो होता था, ठीक है। तो ये हम पुरानी बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जी। गोल्ड और सिल्वर वाज द ओनली थिंग जिसकी बेस पे मामला ट्रेड होते थे। तो आपको एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड या सिल्वर पे करना होता था। आपकी करेंसी या सिक्के भी गोल्ड के या सिल्वर के बने होते थे, एक्चुअल में गोल्ड और सिल्वर के बने होते थे, ठीक है। या और कीमती धातें हैं, ठीक है, या फिर ये है कि वो हीरे जवाहरात के मामला जो है वो उस तरह से आपके चलते होते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी एक्सपोर्ट्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। तो इसका मीन क्या था कि आपने एक्सपोर्ट्स पे क्या करनी है,